क्या लगता है क्यों जीना का उत्तर सबके लिए अलग अलग होगा या कुछ एक ही जैसा होगा? हैं? फिर अलग अलग क्या था? एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज की दो महिलाएं ट्रेन से जा रही थी। तो वो चर्चा करती जा रही थी कि रायपुर में एक अभ्युदय संस्थान है, वहाँ एक सोम भैया हैं, वो हिप्नोटाइज करते हैं। तो मेरे को उससे पहले मालूम नहीं था कि ऐसी कोई मेरी योग्यता बन गई। तो मैं सोचा कि ऐसे उस पर सोचा थोड़ा सा, तो मैंने पाया कि हिप्नोटाइज नहीं करते हैं, डी हिप्नोटाइज करते हैं। इतना गजब का मास हिप्नोटिज्म है। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं, जिस परिवेश में पैदा होते हैं, बिना समझे उसकी बहुत सारी बातों को जो कहते हो स्वीकार लेते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि ऐसा जी के वो कोई सुखी नहीं हो गए या ऐसा जी के उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया है। फिर भी बिना समझे या बिना उसको ठीक से जांचे हम बहुत कुछ स्वीकार लेते हैं। यहाँ एक सिंसियर प्रश्न ये भी उभरता है कि हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, उसके पहले कितना बड़ा सर्वे करते हैं। आजकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए काफी पैसा खर्चा करते हैं। तो सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? माने पूरे प्रोजेक्ट की एक हिस्सा, एक राशि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में खर्च होता है, जिसमें कि काफी मेहनत लगती है। ऐसा हम क्यों सुनिश्चित कर रहे हैं? ताकि रिजल्ट हमको मिले। क्या रिजल्ट मिलेगा? अंत में पैसा मिलने वाला ना, और कुछ नहीं होने वाला। अंततः हमको पैसा मिलता, अंत हम प्रॉफिट में, हमारा वेंचर, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिट में रहे, इसको हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा प्रॉफिट क्या काम आना है? सारा प्रॉफिट का क्या करेंगे लास्ट में? या क्या करेंगे? परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है। और अंततः परिवार का खुश होना, मेरा खुश होना, ये मेरी आवश्यकता है। तो मैं बिजनेस क्या करूंगा उसके लिए बहुत सारा मेहनत है। मैं कैसा जीऊंगा उसके लिए हमारा कोई सर्वे नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, है ना? मैं संयोग से, मेरे को एयरफोर्स की तरफ काफी रुझान था और मेरे को लगता था कि मैं इंजीनियरिंग के बाद एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन करूं। एक दिन जिज्ञासावश मैं एयरफोर्स के बेस में गया और मैंने लोगों से पूछा, इंजीनियर्स थे, उनसे पूछा कि वो कैसा महसूस करते हैं और मैं आना चाहता हूं वगैरह। जहां आदमी के लिए, जो आदमी के लिए रोल मॉडल होता है, उससे बात करना। तो उन्होंने कहा कि हम रोज यही सोचते हैं कैसे रिजाइन किया जाए। मेरे को लगा मजाक कर रहा है। उसने कहा कि यह हमारी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेशन देने के लिए कोई बहुत स्पेस नहीं है। मैस में कब तक एंजॉय किया जाए या कब तक सिर्फ ऊपर ऊपर जिया जाए। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे रिजाइन किया जाए। उसमें बॉन्ड है, 20 साल का परमानेंट बॉन्ड है, 7 इयर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन बॉन्ड है। उसके पहले आप रिजाइन भी नहीं कर सकते, कोई बड़ा कारण चाहिए। वो जो भी चर्चा हुई, उस दिन के बाद से मेरा एयरफोर्स के लिए मामला बंद हो गया। तो मैं सोचता हूं कि शायद एक छोटे से सर्वे ने एक शरीर यात्रा बचा ली। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरफोर्स गलत है, लेकिन हो सकता है मैं उसके लिए फिट नहीं था या वो मुझको सूट नहीं करता। तो ऐसा हमारा जिंदगी के लिए कोई सर्वे नहीं है। अभी समाज में देखा जाए तो 3 मॉडल हैं जीने के। उनके कुछ मिक्स कलर्स भी दिखाई देते हैं। पैसा कमा के सुखी हो जाओ, पद पा के सुखी हो जाओ, पद विशेषज्ञता,
या नाम पाके सुखी हो जाओ। तो ये तीनों ही मॉडल, धन, पद, नाम में से कोई हम अपने लिए चूज कर लेते हैं। हम सारा एजुकेशनल करियर भी किसी के माँ बाप के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से कोई चूज कर लेते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने से उस ब्रांच को नहीं चुना है। उनके मार्क्स के कारण, उनकी फैमिली के कारण, किसी प्रभाव के कारण उन्होंने उसको चुन लिया है। तो जब मैं अपनी चुनी हुई जिंदगी में नहीं जाता हूं तो मेरे लिए जॉब एक पैसा कमाने का जरिया है, वो मेरे लिए जिंदगी नहीं है। यदि मेरा जॉब मेरे लिए जिंदगी नहीं है तो मेरा 100% इन्वेस्टमेंट उसमें हो नहीं पाता है। और यदि किसी काम में मेरा 100% इन्वॉल्व नहीं हो पाता है तो कोई बहुत खुश होने वाले रिजल्ट भी नहीं आ पाते। और मुझको लगता है कि मैं मिसफिट आदमी हूं, मैं अयोग्य आदमी हूं। हम अयोग्य नहीं हैं, लेकिन हम तय नहीं, हमारी जिंदगी लुढ़क रही है। हम खुद निर्णय पूर्वक अपनी जिंदगी चला रहे हैं, ऐसा लगभग नहीं के समान है, या लगभग बहुत कम है। 24 साल की एज में जब एक जॉब करते हुए मैंने अपने को पाया कि आज तक मैंने एक भी निर्णय अपने लिए नहीं लिया है। मेरे सारे निर्णय मेरे घर वालों ने लिए हैं या मैंने किसी दूसरों के प्रभाव में लिए हैं। तो मैंने तो अभी तक जिया ही नहीं। अब मैं जिंदगी को जीऊंगा। अब घर वालों को कैसा लगता है, बाहर वालों को कैसा लगता है, अब मेरे को कैसा लगता है, मैं उसको जीऊंगा। और 24 साल के बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किसी को अच्छा लगा, बुरा लगा, जो मुझको ठीक लगा मैंने वो करने की कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी का डिसीजन मेकिंग उसकी खुद की यात्रा को समझ के होता है या वातावरण के प्रभाव से होता है। कैसे हम हर आदमी को इस जगह में ला सके कि उसकी जिंदगी की डिसीजन मेकिंग वो खुद कर सके। उसको किस क्षेत्र में जाना है, किस जगह में जाना है ना, अपनी जिंदगी को किस तरह से जीना है, वो अपनी उस मौलिकता को पहचान सके और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सके। नहीं तो हम सब की तरह लगभग हम 35 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हमको नहीं पता कि हम क्यों जी रहे हैं, और हम बहुत सारे लोगों के भाग्य विधाता हैं। हाँ जी, क्यों जीना है, इसका अर्थ है कि मैं क्या पाना चाहता हूं। मैं मेरी सारी उपलब्धियों से क्या पाना चाहता हूं और उस पाने को तरीका क्या होगा, उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, जीना कैसे होगा। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर में देखें कि आखिर में क्यों जीना है। क्यों जीना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी मूल चाहत क्या है ना। कभी मैं अच्छे कपड़े चाहता था, कभी अच्छा कॉलेज चाहता था, कभी अच्छा पद चाहता हूं, आगे कुछ और चाहूंगा। तो लगातार कभी एक अच्छा मकान, कभी एक अच्छी गाड़ी, कभी कुछ और, है ना। कभी स्वयं को जानना चाहता हूं। तो लगातार उम्र के साथ साथ बदलते जा रहा है। तो आखिर मेरी मूल चाहत क्या चीज है, क्या चीज है जिसको मैं पाना चाहता हूं। तो एक सूत्र मैं लिखता हूं, उसको आप जांचिए। मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। और सुख कितना चाहिए, सुख कैसा चाहिए। मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए समर्पित है। इसको जांचें।
इसके अगेंस्ट में एक एग्जाम्पल खोज के लाएं जब आप ऐसा नहीं करते हैं। आप कुछ भी करते हैं, सोते जागते, अच्छा बुरा, कुछ भी करते हैं, वो सुखी होने के लिए समर्पित होता है, सुख की अपेक्षा में होता है, सुख की चाहत में होता है। हाँ जी। नहीं मानने के लिए पूरा दम लगाएं। तो पैसा कमा के भी आदमी सुखी नहीं है, वो अलग बात है। अपेक्षा सुख की है। इस अपेक्षा में कमाता है कि पैसा होने से सुखी हो जाऊंगा। अपेक्षा सुख की है, होता है कि नहीं होता है बाद में देखेंगे। मानव कुछ भी करता है सुख की चाहत में करता है, सुख की अपेक्षा में करता है। ह्यूमन बीइंग के लिए सुख तो परिभाषित नहीं है सर। अभी करेंगे, सुबह कुछ अलग सुख चाहता है, शाम अलग सुख चाहता है। सब करेंगे, सब करेंगे। सब खूंटे से बिल्कुल बंधा हुआ दिखाई देगा। आत्महत्या, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आत्महत्या की शरीर हत्या। सुख के लिए करता है, वो भी जब दुखी हो जाता है दुख से मुक्ति, दुख से कष्टों से मुक्ति, सुख की तरफ कोई कदम। हाँ जी, और ढूंढिए, गुड, बढ़िया एफर्ट। और कुछ? सुख में तो सभी प्रकार के सुख समाहित हो गए, तो और कोई विकल्प तो बचेगा नहीं। शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी सुख समाहित हैं। संन्यास भी वो भी एक प्रकार का सुख, आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो भी समाहित, समस्त प्रयास दिखा गया है ना। अभी यूसी में डालते हैं इसको। यूसी में नहीं डालो, इसको बिल्कुल खोल के रखो। ये फाइनल अभी इसी क्षण। यूसी में कुछ इसलिए डलवाता हूं कि अभी उस पर चर्चा होने के लिए ग्राउंड नहीं खुला है। यदि कोई चीज को मैं यूसी में डालने की बात करता हूं तो केवल इसलिए कि उसके लिए अभी पर्याप्त ग्राउंड्स नहीं बने हैं। अभी चर्चा करके हम कुछ फाइनल कर नहीं पाएंगे। मैं कुछ भी आपसे कन्विंस कराना नहीं चाहता हूं। आपके पास कन्विंस होने के अलावा कुछ चारा नहीं बचेगा। उस जगह में हमको हर जगह पहुंचना है। सच्चाई है तो वो है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। नहीं, अनिच्छा से भी हमें कार्य करने होते हैं। एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कई बार हमें ऐसे कुछ आदेश मिलते हैं, शासकीय आदेश, जिसका अनुपालन हमको अपनी इच्छा से नहीं करना होता है, लेकिन हमको करना होता है। तो वो आपका कर्म, आपका प्रयास है ही नहीं। जैसे यहाँ आना, ठीक है, इसको लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात लोग हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर के लिए कि जैसे कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब अपने को नहीं चाहते हुए भी, चाहे वो शासकीय हो, अशासकीय हो, घरेलू हो, हाँ, सुख प्राप्त नहीं होता, सुख तो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो आपका कर्म ही नहीं है ना। अंततः उसमें वो भावना छुपी हुई है। ये आप ये कुछ कह रहे हैं, है ना? फिर भी आप क्यों करते हो? नौकरी है, क्योंकि इस नौकरी से आपका परिवार चलता है। भाई वो आपके सुख से जुड़ा हुआ है। हमारे सुख से जुड़ा हुआ है, हमारा नुकसान है, सीधा नुकसान है। यदि हमने नहीं किया तो हमको नुकसान है। एक मिनट सर। तो क्या हो गया कि बड़ा दुख पाने की बजाय छोटे दुख को स्वीकार कर लेते हैं। इसका नाम कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है। तो हम पूरी जिंदगी हमारी समझौता हो गई। सर, यदि आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो वो भी केवल सुख पाने के लिए करता है। और क्या? नौकरी मिलेगा। अभी आप कह दो कि सबकी नौकरी पक्की, फिर देखो कितने पढ़ते हैं। तो इस पढ़ाई में किसी को सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये एक बहुत प्राकृतिक घटना है। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, ये अप्राकृतिक घटना है। हाँ। क्योंकि हम दबाव डाल के पढ़ा रहे हैं। अभी मैं जब खाना खा रहा था तब कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बात तो ठीक है पर इसमें बहुत दम लगाना पड़ेगा, ये बहुत मेहनत की बात है ना? हाँ जी, कहाँ पहुंचे?
समस्त प्रयास दिक्कत हो रही है थोड़ी। हाँ हाँ बताइए। एक्चुअली समस्त प्रयास सापेक्षिक भी है, इसलिए हम कितना ही सापेक्षिक है वो सुख के लिए आप एग्जाम्पल लाओ। बंद कर दूंगा ये पढ़ाना, मेरा कोई इससे रोजी रोटी नहीं चलता है। यदि ऐसा नहीं होगा बंद कर दूंगा। मैं भी जांचता हूं, है ना। सुख लेकिन मेजरेबल नहीं है। सब मिजरेबल है, आप देखते तो जाइए। मेरा ये कहना है सर कि हम समाज में चाहते तो हैं कि हमेशा सुख की प्राप्ति हो, हाँ। लेकिन वो हम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता है, क्योंकि सारे प्रयास हमारे सापेक्षिक भी होते हैं। आपके कुछ भी सापेक्षिक हैं, आप कुछ भी करते हैं इस आशा के साथ करते हैं कि कुछ बेहतर होगा या कम से कम दुख ना मिले। प्रयास में सफलता या असफलता अलग विषय है। अपेक्षा सुख की है, आप परिणाम की बात कर रहे हैं, मैं परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं अभी। हम कुछ भी करते हैं, आप उल्टा कर दीजिए। एक कर्म ढूंढ के लाइए जिसको आप कहते हो आज मेरा दुखी होने का मन है और इसलिए मैं इस कार्य को करना चाहता हूं। ऐसा करते हैं? करते हैं सर? हाँ जी। दुखी हो जाते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। एक घटना ढूंढ के लाइए, एक एग्जाम्पल दीजिए, बोले जा सर। चाह के दुखी नहीं हो, आप चाह के दुखी नहीं हो सकते, आप सुखी होने की ही चाहत रखते हैं। सर, लेकिन परिणाम पॉजिटिव नहीं होता तो आप भी दुखी हो जाते हैं। चाहना तो सुखी के लिए है। योग्यता नहीं है, बार बार क्यों कहलाते हो? सुखी होने की योग्यता नहीं है, चाहत है। मैं इसीलिए बोला सर, मेजरमेंट उसका कमजोर कहीं नहीं। मिल जाएगा, मिल जाएगा। पैरामीटर नहीं है। अभी तो 6 दिन बचे हैं, क्यों ऐसा करते हो? बढ़िया हो गया, एक पॉइंट स्थिर हो गया। हम कुछ भी करते हैं, हमारा सारा बचपन से आंख खोलने से लेके एक 6 महीने का बच्चा किसकी गोदी में जाना है, किसी गोदी में नहीं जाना है, पहचानता है। क्या चीज को पहचानता है? अपने सुख को पहचानता है। कहां जाने से उसमें कमी हो सकती है वहां नहीं जाता है। मैं कैसी शर्ट पहनूंगा, मैं कैसी पैंट पहनूंगा, मैं कैसी भाषा बोलूंगा, मैं किन के साथ जीऊंगा, मैं क्यों जीऊंगा, सब कुछ के भीतर सेंटर पॉइंट सुख है। हर क्षण मैं जंगल में जाके तपस्या करूं कि दारू में नहाऊं, सब चीज के पीछे सुख है। जिसकी जैसी मान्यता है, एक सूत्र लिख लीजिए, जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करता है। जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करता है। अब वो है कि नहीं पता नहीं। जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करता है। दूसरा, सुख कैसा चाहिए, कितना चाहिए, मिजरेबल है कि नहीं है? हाँ जी। मैं सर बार बार उसी पे अटका हुआ हूँ कि मेजरेबल नहीं है। सुख कहाँ शुरू होता है आदमी आज तक नहीं समझ पाया। समझेंगे ना, अपन समझेंगे उसको। कोई भी नहीं समझ पाया सर, मेरे हिसाब से सभी हाथ खड़े करवा लीजिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, जिससे आपको संतुष्टि मिले आत्मी सुख पाने का, वो तो फिर बाबाओं वाली बात हो गई। बाबा वाले नहीं, आदमी वाली। मैं आपको कैसा लगता हूँ? आदमी लगता हूँ, बाबा लगता हूँ? नहीं, आप में तो सब है सर। लोग के सामने भी एक आध दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसको हम लोग उन घटनाओं को इस कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रमोद महाजन की हत्या जो उनके छोटे भाई ने की, तो उसको हत्या करने में कौन सा सुख मिला होगा? क्या उसको सुख की श्रेणी में मान सकते हैं? और अभी भी पेपर में शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा एक घटना जो किसी बच्ची ने अपने पिता को कंसीव किया, पिता से, और उसको, और वो शी इज प्रेग्नेंट और उसको बच्चा अब डिलीवर करने वाली है। तो क्या बच्चा डिलीवर करने में वो सुख महसूस करेगी? रेफरेंस पे मत जाइए, वापस लौट आइए। पता नहीं प्रमोद महाजन कौन था, उसका भाई कौन है, उन्होंने क्या किया, ना मैं वहां था ना आप वहां थे। जो आपके साथ घटा हो उसकी बात करिए।
समझने के लिए ना समझना, मैं आपको बहुत सीरियस बात कह रहा हूं। समझना जब भी, एक मिनट, समझना जब भी होगा अपने भीतर होगा। बाहर की घटनाएं केवल रेफरेंस हो सकती हैं। समझने की घटना आपके भीतर घटती है, उसको जैसे ही अपने से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे केवल रेफरेंस होगा। अपनी बात करिए। यहाँ पे इन्हीं के संदर्भ में मैं एक बात कहना केवल चाहूंगा। अपनी बात करिए। नहीं, इन्होंने उदाहरण रख दिया इसलिए, हो सकता है वो कंडीशनल हो। मत करिए, मत करिए, कुछ नहीं निकलेगा। टाइम वेस्ट होने के सिवाय कुछ नहीं। मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ जी, आगे चलें। सुख क्या है, या सुख कितना चाहिए? सुख कितना चाहिए? अपने के अलावा केंद्र को शिफ्ट मत करिए, अपने को ही केंद्र में रखिए। आपको अपने आप से पूछिए कि मुझको सुख कितना चाहिए? चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? 1 किलो 2 किलो 10 किलो जाए करके बजा दे। आप जाओगे तो यही करोगे, इसलिए मिलेगा नहीं है। बिल्कुल मिजरेबल है। अब आपका सारा मिजरेबल वो इंच टेप में चलता है तो मैं क्या करूं? महसूस कर सकता है। मेजरेबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई? हाँ, और छोटी खुशी हुई, इसका मतलब कुछ तो मेजर हुआ। मेजर हुआ, मेजर हुआ, फीलिंग्स में आती। हाँ, लेकिन बड़ी खुशी छोटी। सर कितने? आई एम वेरी ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। सर जब आदमी तृप्त हो जाता है तब सर सुख पूरा मिलता है। सर जब तृप्ति पूरी हो जाती है। कितने में हो जाती है? वो तो ज्यादा, आपने आंसर कुछ नहीं दिया, भाषा भर बदली है, भाषा भर बदली है। कितने में तृप्त होगा? क्वेश्चन वहीं का वहीं है। एहसास उसको होगा कि कैसा एहसास होगा? तो ये जो कई चीजें हैं, अब आप किसी गूंगे को कहिए कि मीठा कैसा लगता है तो कैसे बताएगा? सर किसी व्यक्ति की आवश्यकता की जब पूर्ति हो आगे जाती प्लीज। है, जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो वो उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। आपको जिंदगी में कितना सुख चाहिए? सीधा लेकिन सीधा ये पूछ रहा हूं। व्यक्ति विशेष सुख अलग अलग हो सकती है। जैसे कि कोई नशा करता है तो सभी, जो नशा नहीं करता उसके लिए संतुष्टि नहीं है उसमें, लेकिन जो नशा करता है उसके लिए उसमें संतुष्टि है। तो सबके लिए सुख की मात्रा अलग अलग होगी। आदमी तो ह्यूमन बीइंग है सर, तुम्हारा तो कर बस। हाँ, इतनी खोपड़ी अंदर में। आओ। कोई बड़ा तो छोटा क्यों मांग रहे हैं? है? है? अभी कम ज्यादा होता है, उसको छोड़ दीजिए। हम अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलने लिमिटेशन से बाहर निकलिए। हो सकता है, नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए। कितना चाहिए? है? कोई मापदंड नहीं। गलती से भगवान मिल जाए, कभी पूछ ले कि मांगो, तो बोले यहाँ तो अभी तय ही नहीं किया है, इतने में चल देगा वो। एक एग्जाम्पल है, हाँ जी। हालांकि थोड़ा टाइम बिंग सुखी के लिए किए। जैसे बचपन में स्कूल नहीं जाना है तो यहाँ पर बाहर में प्यार लेके सो जाते थे ताकि सुबह में फीवर हो जाए। दिन भर मतलब फीवरिश रहेगा तो नहीं जाएगा। आप ऐसी एजुकेशन, इतना प्रताड़ित करने वाली एजुकेशन दे रहे हैं। उसमें तबीयत तो खराब जिसको ना दे के देने वाला सुखी हुआ, ना पाके पाने वाला सुखी हुआ। है। दुखी तो रहते थे, है ना? और आज आप दुखी कर रहे हैं लोगों को। खुद दुखी रहते थे दिन तो भर। क्यों नहीं सोचा आपने कि जब मैं इतना दुखी हुआ तो मैं दूसरों को क्या दे रहा हूँ? इसका मतलब हम केवल जॉब करते हैं, है ना? हमको केवल अपने परिवार चलने से मतलब है, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है। पर ऐसा उचित तो नहीं है ना? मिजाज तो नहीं है इसका, लेकिन इतना सुख चाहिए कि हम दूसरों को भी सुख दे सकें। इतना दीजिए कर दे सकते हैं सर। इसको ऐसा कहें कि बाजार में ऐसा ही माल है, अब जो आपका आप जो खोजेगा माल है ही। हाँ, तो ऐसा माल अपने को पैदा करना है ना। इसको सुन के समझ के, भाई जितनी बातें मैंने कही हैं आपको, इससे अधिक तो और कुछ नहीं कहा जा सकता।
मेरे पास आपका कोई अधिकार नहीं है, ना मैं आपका अधिकारी हूं, ना मेरे हाथ में आपकी जॉब है, ना मेरे हाथ में आपका पैसा है, ना प्रमोशन है, ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हमारी 1.5 दिन की आत्मीयता कितनी है कि हम कितनी बात कर पा रहे हैं। इससे अधिक अपनापन, इससे अधिक बात हो नहीं सकती और, है ना, ऐसा हम महसूस कर पा रहे हैं। और हम काफी एक समानता के धरातल पे आ गए हैं कि हाँ खुल के बात हो सकती है। इसका मतलब है कि कोई आपकी अपनी बात है। हाँ। तो असीमित बोलते हैं तो वो अनमिजरेबल हो जाता है ना। लेकिन जब उसी बात को हम एक भाषा देते हैं, मिजरेबल हो गया हर क्षण हर पल, मिजरेबल हो गया, मिजरेबल हो गया। हर क्षण को मेजर कर पाते हैं, हर पल को मेजर। एक क्षण के लिए भी हमको दुख, अपमान, दरिद्रता हमको स्वीकार नहीं है, सपने में भी। ठीक बात, ठीक बात। हर क्षण हर पल को कहा जाए निरंतर, वेरी मिजरेबल एंड फॉर एवरीवन। तो क्यों जीना है, क्यों जी रहे हैं हम ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं जहां कोई अभाव ना हो, जहां कोई भय ना हो, जहां कोई डर ना हो, जहां सुख हो और सुख की निरंतरता हो, है ना। हम एक ऐसी स्थिति, उसको हमने आनंद कहा, उसको हमने कुछ और कहा, नाम कुछ भी दे लीजिए। हम किसी ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं जहां सुख की निरंतरता हो जाए, जहां कोई अभाव शेष न रह जाए। हमको लगता है कि पैसा, ढेर सारा पैसा होने से ऐसा हो जाएगा, तो हम ढेर सारा पैसा पाना चाहते हैं। हमको लगता है कि बहुत बड़ा पद पाने से ऐसा हो जाएगा, हम वो पाना चाहते हैं। किसी को लगता है आईएएस बनने से ऐसा होगा, इंजीनियर बनने से होगा, डॉक्टर बनने से होगा, फॉरेन जाने से होगा, हिमालय जाने से होगा। जिसको जो समझ में आता है वो करता है, लेकिन मूल चाहत बिल्कुल सुनिश्चित है, पिन पॉइंटेड है। धरती पे हर मानव सुख की निरंतरता के साथ जीना चाहता है। इसी अर्थ में उसका सारा प्रयास है, जाने तो भी ठीक, ना जाने तो भी ठीक। कितना मिजरेबल हो गया। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ऐसा ही है। जितने लोग चले गए, जितने हैं और जितने आने वाले हैं, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम भी है। इससे अधिक होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, है। हर जगह फिट है। जो शाश्वत है वो तो हर जगह। जब बात पूरी है, पूरी का मतलब ही है कि उसमें से कुछ घटा नहीं सकते, कुछ जोड़ नहीं सकते। लगाइए, पूरा दम लगाइए जोड़ने घटाने के लिए। स्वर्ग वाली स्थिति है सर, सारे स्वर्गवासी हो जाएंगे। अब बोले मरने के बाद स्वर्ग होता है, किसको पता। जो मर गया वो लिखता नहीं है, जो लिखा है वो मरा नहीं। तो जीते जी हो जाए तो कुछ पता चले। हाँ जी, इसमें कुछ कहना है आपको? कंप्लीट है, डॉट कंप्लीट, ऐसा ही है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन है, सुख क्या? सुख क्या है? क्या सुख की परिभाषा सभी के लिए एक हो सकती है? नहीं हो सकती है। अनुभूति कैसे होती है? कैसे होती है? कोई भी अच्छे कार्य को करने के बाद में जो सुकून मिलता है, सामने रखा है,
किसी भी कार्य को करने के बाद में जो अंतरात्मा को, हृदय को जो अनुभूति और एहसास होता है, सुखद एहसास, मन की संतुष्टि सर। कहाँ है नहीं देखें इसमें ये अनुभूति की बात जिनने की है, अनुभूति तो ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूं, यदि वैसा हो गया तब मुझको सुखद अनुभूति होगी, उसके विपरीत हुआ तो दुखद अनुभूति होगी। अब जैसा मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है, ये निर्णय ले पाना भी तो एक कठिन काम है। ठीक बात, मानना नहीं है कुछ भी, इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि आपको जांचना है और अपने भीतर जांचना है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। अपने भीतर झांकिए, आज तक आप जब भी सुखी हुए हैं ऐसे ही हुए हैं, इसी नियम से हुए हैं या कुछ और हुआ है? सर स्वीकृति के भाव में ऐसे ही दिख रहा है मुझे, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति का अर्थ यह हुआ कि मैं जो जिस कंडीशन को प्राप्त करता हूं, जिन अवस्थाओं को प्राप्त करता हूं, जिन वस्तुओं को प्राप्त करता हूं, उसको जो स्वीकार कर लेता हूं, उसी का भाव जो है सुख। और ऐसे कंडीशंस भी आते हैं मेरे जीवन में जो मुझे दुखद अनुभव देते हैं, तो वो तो सुख नहीं हुआ। और वो दुखद अनुभव को भी मुझे स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि परिस्थितियां वैसी है, तो ये तो सुख नहीं है। हाँ जी, इनका उत्तर कौन देगा? इनकी बात सब तक पहुंची कि नहीं? यहां मैं शब्दों पे जा रहा हूं। सबसे पहले स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति किन्हीं अवस्थाओं को, किन्हीं परिस्थितियों को, किन्हीं वस्तुओं को मैं स्वीकार कर लेता हूं। स्वीकार कर लिया मतलब मैं सुखी हो गया, ये यहां पे शब्द है। लेकिन ऐसी भी बातों को मुझे स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। परिस्थितियां मुझे विवश करती हैं, या मैं कष्ट में रहता हूं तो कष्ट को मैं स्वीकार कर जैसे लेता हूं। आदेश आ गया कि 7 दिन के लिए शिविर में जाना है, अब आपको तो स्वीकार नहीं है। वही तो सोम जी ने कहा, सोम जी ने यही बात तो कही है कि हम बड़ा दुख पाने की अपेक्षा छोटे दुख से हम समझौता करते हैं। नहीं, आप दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे छोटे दुख और बड़े दुख की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे दुख मिला, मैं उस दुख को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो दुखी रहूंगा, वो सुख नहीं है मेरे लिए। अरे उसी दुख में सुख को तलाशो ना भाई। सर मैं एक स्पष्ट कर रहा हूँ, उसी दुख में आप सुख को तलाश करिए। सर मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मुझे स्वीकार करना ही पड़ा उसको, लेकिन उससे मुझे सुख नहीं मिला। और स्वीकृति को थोड़ा सा और खोलिए, मुझे लगता है वो व्यापक है, उसी को व्यापकता को स्वीकृति का भाव जो है वो थोड़ा सा मन में भ्रम पैदा कर रहा है। स्वीकार नहीं हो रहा है। स्वीकार नहीं होना, सर उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, चाहे मृत्यु हो, चाहे कोई भी अवस्था से हमको कष्ट मिलता है या मृत्यु का भी हो, क्योंकि वो निश्चित है एक दिन जाना ही है, उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो तभी मोक्ष मिलेगा, तभी उनको भी शांति मिलेगी। उसमें हमारा छुपा हुआ है रहस्य है। एक बात स्पष्ट हो रहा है, मैं निवेदन करता हूं प्लीज, यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो रहा है कि सपोज मैं बीमार हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं अस्पताल में आईसीयू में पड़ा हूं, ये तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं आईसीयू में हूं, बट सुखी कहां हूं? होने के लिए आप गए हैं वहां पे, सुखी होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे में क्यों जाता? हाँ जी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाली जो बात है, हाँ जी, प्लीज प्लीज। मार्जिनल यूटिलिटी वाली इकोनॉमिक्स की परिभाषा, दे के जो मिला उसके लेवल पे कहीं मैच हो जाता है तो सुख की सीमा बढ़ जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी,
दिया और मिला, दिया और मिला, मैंने क्या खोया और मुझे क्या मिला, उसमें यदि बैलेंस हो गया तो आदमी सुखी हो गया, नहीं तो मजबूरी बस स्वीकार कर लिया। फिर क्यों सुखी हुआ? तो उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ रहा है उसका। क्यों सुखी? जितना दिया उतना मिल गया, क्यों सुखी हुआ? कहीं ना कहीं तो गेन कर रहा है, उसको लगता है कि मैं कुछ लूज नहीं किया, मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जितना मैंने दिया उतने मेरे को अपेक्षा है, उतने के लिए स्वीकृति बनी हुई है, उतना मिल जाता है तो मैं स्वीकार पाता। हाँ, एक उदाहरण आया है मृत्यु का, तो उसमें मेरी मान्यता है कि जब हम किसी चीज को स्वीकार करते हैं या स्वीकृति के भाव में रहते हैं तो जीना सुख है, आपने लिखा है। यदि हमारे सामने मृत्यु आ गई, उससे स्वाभाविक दुख उत्पन्न होगा। यदि हम उसको दुख को स्वीकार करते हैं, ये उस दिशा में हम जाते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे, और जब हम उसके स्वीकृति का भाव रहता है कि ये सत्य है, मृत्यु सत्य है, तब हम सुख की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ जी, कुछ आया समझ में? वो बात तो सही है ना, योग्यता होता है तो फिर उसको मृत्यु से जिला नहीं देते उसको, उसमें भी मतलब कि जो सुख जो है कि छुपा हुआ नहीं थे उसमें, मोक्ष उनको मिलता है। जो भी जाते हैं हमारे सदस्य जो कि अपने पूरे आयु को पूर्ण करके जाते हैं, तो अटल सत्य है कि एक दिन मोक्ष में जाना है, ये मान के हम चलते हैं। उसमें भी कहाँ जाना है, पर शरीर तो मरता है। हाँ, कहाँ जाना ये तो रहस्यमय है। ये सैद्धांतिक बात है, कोई व्यवहारिक बात नहीं है। ये हम अपने आप की संतुष्टि के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप लोग जांचने का काम नहीं कर रहे हैं। इतने में तो मुझे लगता है बात पहुंचनी चाहिए। माने इतने में जितनी बात हो रही है, जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, आप अपने भीतर जांचने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई उनका आंसर नहीं दे पा रहा है। प्रशांत जी ने ठीक कहा कि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद सुख। दुख स्वीकार होता नहीं है, ये सब किताबी बात है। कोई स्वीकार नहीं कर सकता सर, स्वीकार नहीं होता, स्वीकार करना नहीं भाई, हम मान लेते हैं कि दुख, यदि उसको दुख मानते रहेंगे दुख में ही जिएंगे। हम निर्णय ले लेते हैं वहां पर। अब कोई बात, अब सुन लीजिए, मैं सोच रहा था आप में से आंसर है। स्वीकृति के भाव में एक अब लाइए आपका एक एग्जाम्पल बोलिए। कंडीशनल किसी के साथ कोई तो जो आपने कहा फिर से रिपीट करिए। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, मतलब है कि हम उसको स्वीकार कर लें जो हमको मिल रहा है या हमारे साथ घट रहा है। यदि आप स्वीकार पाते हैं तो सुख है, नहीं स्वीकार पाते हैं तो दुख है। अब बोलिए, कहाँ कहाँ आप दुखी हुए थे उसको बताइए। चीजें उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा लगने से स्वीकार नहीं होता है। नहीं होगा। स्वीकृति के भाव में यदि आपके भाव ऐसा है कि आपने स्वीकार किया हो तब स्वीकार आपने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे, फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि यदि परिस्थितियां ऐसी आ गई कि किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक चोट पहुंचती है, हाँ, या दुर्घटना उसके साथ घटती है, तो उसको वो स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ जी, आपकी बात क्लियर हो गई कि स्वीकृति और स्वीकृति का भाव दोनों में बेसिकली अंतर है। हम लोग दोनों चीजों को एक समझ रहे थे, दोनों चीजों को अभी चाहे सर अभी ये बात तो स्पष्ट कर पाए कि हम दोनों चीजों को हम एक समझ रहे हैं। जिसको आप स्वीकृति कह रहे हैं वो स्वीकृति नहीं है। नहीं है। आपको आदेश आया, आप यहां आ गए, ये आपकी बाध्यता है, स्वीकृति नहीं है। नहीं, आप बाध्यता को आप स्वीकृति कहते हैं। मृत्यु आपको स्वीकार, बात अब स्पष्ट अभी मृत्यु पे मत जाइए, मृत्यु को आप हैंडल अभी नहीं कर पाएंगे। आप अभी वहीं हम जितने में चल रहे हैं उतने में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आदेश मिला 7 दिन के लिए जाना है, आपको स्वीकार नहीं है। क्यों मैं 7 दिन के लिए जाऊं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, कहीं से भी आदेश आ जाएगा मेरे को जाना पड़ेगा। आपकी स्वीकृति नहीं है। आप में से ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ क्या होगा उनको पता है, और वो पहले से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नाम कब आएगा। जैसे ही उनको मिलता है वो तो खुश हो जाते हैं, हाँ हमको जाना है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जिसको स्वीकार हो सका वो सुखी हुआ, जिसको आपका आना स्वीकृति नहीं है। समझ में आ गया? अब कोई क्वेश्चन? सर, जैसे कहते हैं कि बिना दुख के सुख की प्राप्ति नहीं होती, जैसे अभी आपने बताया कि हमको 7 दिन आने का आदेश हुआ, ठीक है, हम स्वीकार नहीं कर रहे थे, दुख भी हुआ, किंतु आने के बाद सुख तो मिला ना सर। हाँ, ये सौभाग्य है कि आपका यहाँ आए हैं, कहीं और जाते तो झेलते। तो वही स्वीकृति है। तो ऐसा है सर कि जहां तक से बिना दुख की सुख की तो प्राप्ति नहीं होती। ये गलत है। नहीं सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल
सर जैसे एक अभी एग्जाम्पल, कोई माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उनको बहुत दुख होती है, पीड़ा भी होती है, कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन कष्ट दुख तो है, लेकिन उसमें जो आत्मिक में जो पीड़ा है, जो सुख छुपा हुआ है। आप तो कभी बच्चे को पैदा किए नहीं हो, अपनी बात करो। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल अपनी बात करो, जो आपके साथ गुजरा है, क्योंकि जो हमारे साथ गुजरा नहीं हम उसका न्याय नहीं कर पाते। आप कैसे जानोगे? नहीं, हमारे भी बहुत सारी पीड़ाएं हैं ना। बिल्कुल, देखिए कितनी क्या स्थिति है कि हम अपने ऊपर खड़े होके 2 मिनट बात नहीं कर सकते हैं। हम कुछ भी बात अपने को केंद्र में रख के हम बात करने का अभ्यास नहीं है हमारा, इसलिए जिंदगी भर कुछ पकड़ में नहीं आता है। अपने ऊपर टिके, है ना। पकड़ में आएगा तो तुरंत आधार खड़ा होता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है। जैसे 2 मिनट लगा स्वीकृति को खोलने में, इस पे आप शाम तक चर्चा करते तो हो सकता है कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जैसे बात जैसे सही होती है वो गोली की तरह जाती है, और उसके बाद सारा शब्द सारा तर्क शांत हो जाता है। एक बार ये तर्क शांत हुआ तो जीने के लिए हम तैयार होते हैं। तो प्रश्न मुक्ति के बाद सही अर्थों में समझना शुरू होता है। प्रश्न मुक्ति समझना नहीं है, प्रश्न मुक्ति विचारों के जंगल से मुक्ति है। प्रश्न मुक्ति समझने की मानसिकता को बढ़ाने के लिए पूर्व तैयारी है। सारी शिक्षा के बाद हमारे प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्नों के जंगल में घिरते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है। कुछ भी कर लीजिए, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, देन व्हाई ऑल दिस नॉलेज, जिसके लिए आप इतना प्रयास लगाए पड़े। 2 साल के लिए आप भी सब बंद कर दो, आराम से रहो और चिंतन किया जाए कि क्या करना है। हम लोगों ने बहुत समाज सेवा की, 92 में नौकरी छोड़ा, उसके बाद कपाट, सिस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत सारी संस्थाएं और सेमिनार और यूं और त्यों, और है ना 7 साल हर दिन असफलताओं को देखा, और जिस दिन ये समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं ये रास्ता नहीं है, उसके बाद करना बंद कर दिया। उसके बाद चुपचाप 1.5 साल हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि हमसे ज्यादा बड़ा अपराध हो रहा है। एक विवेकानंद जी ने एक बुक लिखी है द सोशल सर्विस, उसमें उन्होंने लिखा है कि समाज सेवकों ने जितना नुकसान पहुंचाया समाज को, उससे अधिक नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। और सबसे बड़ी समाज सेवा शिक्षा विभाग करता है, क्योंकि आप तो सबका सॉफ्टवेयर, सब में सॉफ्टवेयर डालने का काम भी तो कर रहे हो आप। शिक्षा के माध्यम से हम सब में सॉफ्टवेयर डालने का काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर पायरेटेड है, सॉफ्टवेयर करप्ट है, वायरस, सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा विभाग पहुंचा रहा है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं, देखिए आज सौभाग्य है कि आपके सचिव और आप और बाकी पूरा वातावरण एक करवट लेने के लिए तैयार है। मैं शिक्षा के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहना कोई नई बात नहीं है, हम सभी कम ज्यादा परिचित हैं, इसमें मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाकई में करवट बदल सकती है और कुछ ठोस बात हो सकती है, इसके लिए एक पूर्व भूमिका है। तो प्रश्नों से मुक्ति होना सही अर्थों में समझने के लिए पूर्व भूमिका है। अब यदि हम कहते हैं स्वीकृति को थोड़ा, तो कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई स्थान जिसमें तालमेल पूर्वक जीना बनता है, बराबर। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति ये है, आप कह रहे थे कि स्वीकृति को थोड़ा सा खोला जाए, खोल दिया, जांचिए ऐसा ही है कुछ और है।
किसी व्यक्ति के साथ हमारा तालमेल पूर्वक जीना नहीं बनता है तो उस व्यक्ति के प्रति अस्वीकृति। अस्वीकृति। किसी परिस्थिति में हमारा जीना नहीं बनता है, उस परिस्थिति के प्रति, किसी स्थान में हमारा जीना नहीं बनता है। कल रात को कुछ लोग आए थे, बोले पहले देख लेते हैं, रहने लायक होगा तो रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तालमेल बिठा रहे। फिर ऐसा भी होता है, लोग 2 दिन बाद अपने घर वालों को बुलाने लगते हैं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक लग रहा है। पतियों को लगता है पत्नी आ जाती तो ठीक ही रहता है ना। ऐसा भी सामान्यतः शिविरों में होता है। तो किसी व्यक्ति के प्रति हमारी स्वीकृति, तो व्यक्ति के साथ जीने में सुख मिलता है। किसी परिस्थिति के साथ हमारी स्वीकृति, किसी स्थान के साथ हमारी स्वीकृति, स्वीकृति है तो सुख मिलता है। और दुख क्या है? दुख क्या है? है अस्वीकृति के भाव में जीना, है ना। अस्वीकृति के भाव में जीना क्या है? दुख है। ये सबके लिए डेफिनेशन लोगी या सबके लिए अलग अलग होगी? सार्वभौम। तो ये समझ में आ गया कि दुख क्या है, अस्वीकृति के भाव में जीना। क्या समझ में आया? स्वीकृति कहां बनती है? जहां तालमेल है। और तालमेल कहां होता है? तालमेल कहां होता है? तालमेल को समझने के लिए एक बार प्रकृति में वापस लौटते हैं। आखिर हमारी सारी चर्चा का आधार क्या है ना? हमारी सारी चर्चा का आधार क्या है? हमारी सारी चर्चा का आधार यह है कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। मानव को छोड़कर शेष सभी अवस्थाएं निश्चित आचरण के साथ है। निश्चित आचरण हमको कैसे पता चलता है? आचरण निश्चित है, यह हमको कैसे पता चलता है? जैसे लोहे का आचरण निश्चित है, कैसे पता चलता है? उसकी उपयोगिता के साथ वो हमेशा है। लोहे के भार सहने की कैपेसिटी हमेशा विद्यमान है, हमेशा जारी है। लोहे का मूड बदलता हो, आज तो संडे है, आज संडे है, आज वेट नहीं सहना है अपने को, आज छुट्टी है। तो अपने को लगा फिर ये मंडे को भी कर सकता है, संडे ही वैसा कहाँ जरूरी है। तो इसलिए लोहे के प्रति हम भरोसा कर पाते हैं। क्यों भरोसा कर पाते हैं? क्योंकि लोहे का आचरण निश्चित है। मानव के प्रति कब धोखा दे जाए, है ना। और हम दूसरे को ही धोखा देते हैं कि खुद को भी दे रहे हैं? खुद को भी दे रहे हैं। इसलिए दूसरों के प्रति भरोसा नहीं है कि खुद के प्रति भी भरोसा नहीं है। खुद के प्रति ही भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे के, मैं ऐसा हूं तो ये भी ऐसा ही होगा, ऐसा मान ही लेते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा दूसरे के प्रति हमारी स्वीकृतियां बनी जाती हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। हम क्या चर्चा कर रहे थे? हम क्या चर्चा कर रहे थे? तालमेल। तो तालमेल कहां है? तालमेल कहां है? हैं? मैकेनिज्म क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था है। तो बेसिकली तालमेल का मतलब है, तालमेल का मतलब है जहां उसमें अंग अवयव, जो उसके अंग अवयव हैं उसमें सामंजस्य, अंग अवयव में जो सामंजस्य है इसको हम तालमेल बोलते हैं। और अंग अवयव में तालमेल है, इसका नाम व्यवस्था है। परमाणु एक व्यवस्था है, अणु एक व्यवस्था है, कोशिकाएं व्यवस्था हैं, शरीर एक व्यवस्था है, धरती एक व्यवस्था है। तो सुख क्या हुआ?
सुख कहां है? जहां व्यवस्था है, और व्यवस्था नहीं है तो क्या है? और व्यवस्था नहीं है तो क्या करें? दुखी हों? हैं? तो क्या बदबू में बैठ के बदबू को स्वीकार कर लें, आने दो? अव्यवस्था है तो क्या करें? उसको व्यवस्था में बदलने के लिए हम योग्य हों। तालमेल बिठाने के प्रयास से ऐसा लगता है कि उसी में एडजस्ट हो जाए, व्यवस्था को बनाएं। तो एक प्रश्न, एक महत्वपूर्ण बात, व्यवस्था बनाना है या व्यवस्था है ही केवल पहचानने की आवश्यकता है? व्यवस्था से पहचानने का, व्यवस्था का है तो अनादिकाल से, आदिकाल से व्यवस्था है ही, जो है, जो प्राकृतिक विधि से है। मानव एक प्राकृतिक इकाई है, मानव में एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पहचानने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था को पहचानने का नाम अनुसंधान है। इस व्यवस्था को सभी पहचान सकें, इसका नाम शोध है। अनुसंधान और शोध समझते? अनुसंधान और शोध में क्या फर्क है? इन्वेस्टिगेशन जो मोर देन 7 इयर्स तक चलता है। ओ महाराज, जान शोध 3 साल में खत्म हो जाता है। सारा शोध बुद्धू बनाने का काम, प्रमोशन पाने के लिए रिसर्च। मत को उधर मत बुलवाओ मेरे से। सारी पीएचडी को इकट्ठा किया जाए, मानवोपयोगी क्या निकला उससे निकाला जाए, फिर जाने दो। अनुसंधान का अर्थ है कि कोई वास्तविकता मानव जाति के पास उपलब्ध नहीं थी, उसको किसी ने उपलब्ध किया है, यह अनुसंधान है। कोई वास्तविकता मानव जाति के पास उपलब्ध, प्रकृति में तो थी ही, जो प्रकृति में है नहीं वो आप ला नहीं सकते। तो प्रकृति में कोई वास्तविकता है जिस पे मानव का अभी तक ध्यान नहीं गया है, किसी ने वो वास्तविकता को उपलब्ध किया, इसका नाम अनुसंधान है। जो था उसका बोध करें, जो था उसको बोध किया, समझा, अब उसको सभी समझें। यदि सभी के उत्सव पूर्वक जीने में वो सहायक है तो उसको सभी समझें। सभी के समझने का प्रोसेस शोध है, रिसर्च है। तो इस तरह से शिक्षा अपने आप में एक शोध कार्य है। शिक्षा हर विद्यार्थी के लिए शोध कार्य है कि वो अपनी जिंदगी को, इसलिए हर व्यक्ति रिसर्च स्कॉलर है, हर मानव रिसर्च स्कॉलर है ही। इसके लिए अवसर प्रदान करना शिक्षा का दायित्व है। बढ़िया। तो व्यवस्था है ही, केवल उसको पहचानने की आवश्यकता है, व्यवस्था बनाना नहीं है, है ना? व्यवस्था प्रकृति में है ही, उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो क्या समझ में आया? सुख क्या है? कब पहचान पाएंगे? जब उसको समझ पाएंगे। तो बेसिकली व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना और दूसरों को समझाना, यही सुख है। व्यवस्था को समझने में सुख है, व्यवस्था में जीने में सुख है, दूसरों को समझने में सहयोगी हो सकें, ऐसा सहयोगी होने में सुख है। इसलिए प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर और समस्या में क्या फर्क है? पहले अवसर आता है, फिर समस्या उत्पन्न होती है। हाँ जी। और प्रॉब्लम
एंड अपॉर्चुनिटी, समस्या और अवसर। होय होय, समस्या अपने आप आ जाती है। अवसर जो है जो मौजूद रहता है, अवसर जो मौजूद रहता है, समस्याएं जो पैदा की जाती हैं। अवसर मौजूद रहता है, समस्याएं पैदा की जाती। अवसर का माइक अवसर का यदि उचित उपयोग न किया जाए तो उपयोग न करने से ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत बढ़िया, आदमी ठीक होता। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को हम नकार देते हैं जो जुआ खेलते हैं, जो और कुछ इस तरह की गड़बड़े करते हैं, वो कितने उपयोगी हैं। समस्याएं दरअसल अवसर के अवसर का जब उपयोग किया जाता है, अवसर को अचीव किया जाता है, तो उसके रास्ते में ये समस्याएं स्वयं आती हैं। उसका समाधान भी अभी बता, कई तरीके से इसको समझा जा सकता है। सिंपल एग्जांपल, आप रास्ते में चले जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके और गाड़ी खराब हो जाती है और सामने मैकेनिक की दुकान है। वो गाड़ी का खराब होना आपके लिए, मैकेनिक के लिए ठीक हो गया। इसलिए बाहर में समस्या है कि अवसर है? उसी में अगर मान लो गाड़ी लेके अगर कोई जा रहा है, उसको अवसर मिला तब जा रहा है, अगर नहीं जाता तो समस्या नहीं होगी, जाता ही। इसलिए कोई समस्या ना आए, इसलिए कोई काम ना किया जाए। इसलिए मैं जो कह रहा हूं फिर वहीं आना पड़ेगा। तो क्या हो गया? तो बाहर में जितनी भी परिस्थितियां हैं, ये समस्याएं हैं कि अवसर हैं? समस्या कहां है? मेरी अयोग्यता ही मेरी समस्या है। मेरी अयोग्यता मेरी समस्या है। बाहर में समस्या है कि अवसर है? दिनों दिन अवसर घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? अवसर ही अवसर बढ़ रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो दिनों दिन अवसर बढ़ रहे हैं, केवल मामला इतना है कि हमारे पास समाधान है कि नहीं। तो समाधान का ना होना ही समस्या है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या मेरी है कि मेरे पास समाधान नहीं है। वो शिव खड़ा का एक कोट आता है अखबार में, यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप स्वयं में समस्या है। ठीक ही है, समाधान होना तो ठीक है, पर समस्या तो समस्या रहेगी ना। उसका समाधान हमने खोज लिया है, एक अलग समस्या नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी, जैसे अपन ने उदाहरण वही तो, इसलिए बाहर सारा अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। उन अपॉर्चुनिटी को हम अवेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे लिए समस्या है। एक दूसरा, जिनको हम समस्या कह रहे हैं वो सारी क्या कुछ स्थितियां हैं। हाँ, स्थितियां, इसको अलग स्थितियां हैं। तो स्थितियां हैं, स्थितियां यदि मेरे पास समाधान है तो अवसर है, मेरे पास समाधान नहीं है तो समस्या है। तो इसलिए हमको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी विपरीत परिस्थितियां आपके लिए अवसर है। ये ठीक है ना? क्या हो गया? सुख क्या चीज है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। कहां व्यवस्था को समझना?
कहां कहां पे व्यवस्था, तो सुखी होने का सिलेबस क्या होगा, क्या क्या समझने से, कहां कहां पे व्यवस्था को समझने से मैं सुखी हो जाऊंगा। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? सुख क्या है? व्यवस्था को समझना। अभी हमको क्या चीज का सुख मिल रहा है? शिविर में क्या चीज का सुख मिल रहा है? कोई चीज व्यवस्थित है, उस व्यवस्था को हम देख पा रहे हैं, इसका सुख है। मैं किसी व्यवस्था को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, व्यवस्था है, जैसे जैसे आप तक कम्युनिकेट होती है उसको सुनने में सुख मिलता है। अभी समझ नहीं रहे हैं, सुन के सहमति असहमतियां बन रही हैं, तो समझने में, समझना इससे और आगे का स्टेप है। तो व्यवस्था को कहां कहां समझना है? सारी समस्या किसके कारण है? तो सबसे पहले मानव में व्यवस्था को समझना, मानव में व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना। एक चैप्टर मानव में व्यवस्था समझ में आई है, इसका प्रमाण क्या होगा? कोई इकाई स्वयं में व्यवस्थित है तो उसका प्रमाण क्या है? उत्साहपूर्वक जीने का प्रमाण मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहां? परिवार में। तो स्वयं में व्यवस्था का मतलब है उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। तो यदि मानव अपने आप में व्यवस्था में है तो परिवार में व्यवस्था का सुनिश्चित होना, परिवार में व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना। यदि परिवार स्वयं में व्यवस्था में है, परिवार व्यवस्थित है, इसका प्रमाण क्या होगा? समाज में व्यवस्था। समाज में व्यवस्था, इसका प्रमाण क्या होगा? पूरा धरती में व्यवस्था, तो संपूर्ण प्रकृति में व्यवस्था। जब परिवार की बात करते हैं तो मानव उसमें समाहित है, जब समाज की बात करते हैं तो परिवार, प्रकृति की बात करते हैं तो समाज सहित। प्रकृति को दो भाग में चर्चा करते हैं, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में कृति। हाँ जी, कहां पहुंचे? एक किसान का सुख को कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें व्यवस्था को समझना, जीना, समझना। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। मैं पूछना चाहिए इनोसेंटली। तो किसान का सुख होता है कि मानव में सुख होता है? तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, कैसे मैं बता रहा डिफाइन करेंगे? देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने उठाई है कि अभी हम आदमी की पहचान हमारे पास किस रूप में है? व्यवसाय के रूप में। इससे सिद्ध होता है कि आदमी संसाधन है। हमने अभी तक आदमी को संसाधन के रूप में ही पहचाना है, मानव के रूप में आपकी पहचान नहीं है, ना घर में है, ना आपके अपने पास है, ना आपके परिवेश में है। मैं क्या हूं? इंजीनियर हूं। अरे मैं इंजीनियर नहीं हूं भैया, मेरे 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 व्यक्तित्व का छोटा सा एक्सप्रेशन इंजीनियरिंग है और मैं उसको अभी उपयोग भी नहीं करता हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम कभी कभी कर देता हूं, है ना? तो शिक्षक हर व्यक्ति है ही। लेकिन जो सुख मिल रहा है आपको हर पल हर क्षण, वो तो आपके इंजीनियर होने के कारण मिल रहा है। नहीं भैया, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग को मैं 16 साल पहले त्याग पत्र दे चुका हूं। टीचर होने के कारण शायद मैं एंजॉय कर रहा हूँ प्रोफेशन को। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक एक बिल्कुल अलग चीज है, बाकी सारे प्रोफेशन एकदम अलग चीज है। डॉक्टर भी मान लीजिए, है ना? अब डॉक्टर क्या करेगा? शरीर का इलाज करेगा, उससे उसको पैसा मिलेगा।
ठीक, तो शरीर की व्यवस्था को समझने में सुख मिलता है। निरंतरता बनेगी क्या? 24 घंटे में शरीर के साथ नहीं जीता हूं, तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया। अब यदि इस लेवल पे यदि हम बात करें तो क्या समझ में आया? मानव है, हर मानव किसी परिवार का हिस्सा है, हर परिवार किसी समाज के रूप में, हर समाज प्रकृति के हिस्से के रूप में। जब मैं प्रकृति बोलता हूं तो ये जब परिवार बोलता हूं तो मानव शामिल है, समाज बोलता हूं तो परिवार शामिल है, समाज बोलता हूं तो प्रकृति सहित शामिल। मानव की तृप्ति कहां पे है? मानव का तृप्त होना कहां पे है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था को समझा पाना, इसका नाम समाधान। मानव कैसे तृप्त होगा? समाधान बराबर सुख। सुख क्या है? फ्रूट है। समाधान क्या है? रूट है। तो हम समाधान से सुखी होते हैं। समाधान का अर्थ है मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार, समाज, प्रकृति, हर जगह में सॉल्यूशंस के साथ होना, समस्या आसपास नहीं भटकना। समाधान का एक्सप्रेशन परिवार में किया जाएगा। समाधान का अर्थ है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाते हैं, उससे अधिक के भाव में जीते हैं। समाधान का एक्सप्रेशन परिवार में समृद्धि है। समृद्धि का एक्सप्रेशन, यदि परिवार समाधान और समृद्ध होंगे तो आपस में कोई लूट खसोट करेंगे? हम लूट खसोट तभी करते हैं जब हमको अपने घर में कुछ कम लगता है। यदि मेरी आवश्यकता से अधिक का भाव है तो मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से समाज में अभय, और ऐसे अभय होकर जब हम जिएंगे तो प्रकृति के साथ में सह अस्तित्व, साथ साथ होने को प्रमाणित करते हैं, और यही समाधान है। बढ़िया। तो मानव में समाधान का अर्थ है मानव में स्वयं में तालमेल। क्या तालमेल? क्या तालमेल? मेरी इच्छा, मेरे विचार, मेरा कार्य, मेरा व्यवहार, सभी में एक संगीत होना। इसको आप बोलते हैं स्वयं को जानना। स्वयं को जाने बिना ये आता नहीं है। तो मेरी इच्छा, विचार, कार्य और व्यवहार में द्वंद्व नहीं होना। अभी कैसा है? अभी कैसा है? इच्छाएं कुछ, विचार कुछ, बोलना कुछ, सोचना कुछ, करना कुछ और रिजल्ट कुछ, सब तरफ एक बिखराव है, और ये बहुत थकान देता है। तो स्वयं में तालमेल है। स्वयं में तालमेल का अभाव ही मेरी अतृप्ति, मेरे भीतर का खालीपन, मेरे विश्वास में कमी, मेरे आचरण में अनिश्चित होना। मेरा स्वयं का आचरण अनिश्चित हो, यह मुझको स्वीकार नहीं है। तो स्वयं में तालमेल ही समाधान है। यही स्वयं में समाधान बराबर सुख है। यदि स्वयं में तालमेल है तो परिवार में समाधान, समृद्धि दोनों। यदि परिवार में समाधान, समृद्धि है तो समाज में समाधान, समृद्धि और अभय तीनों, और तीनों है तो संपूर्ण के साथ में सह अस्तित्व प्रमाणित हुआ।
जब समृद्धि बोलते हैं तो समाधान का एक्सप्रेशन है, जब अभय बोलते हैं तो समाधान का ही एक्सप्रेशन है। क्या निकला? समाधान बराबर सुख, समृद्धि बराबर शांति, अभय बराबर संतोष, अस्तित्व प्रमाणित हो जाए तो आनंद। सुख, शांति, संतोष, आनंद, इसको बोलते हैं निरंतर सुख। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। पड़ोसी के पड़ोसन की गाड़ी और पड़ोसी की साड़ी तंग करती रहेगी। किसी पार्टी में चले जाओ, महिलाएं एक दूसरे की साड़ी को ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखती हैं। और पुरुष सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा किया जाए ताकि सब देख सकें। बिना समाधान के धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। हम कंपैरिजन करेंगे ही। तो सुख क्या है? डांस करना सुख है? तब है जब इच्छा विचार का डांस करना आपके सुखी होने का एक एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन हो सकता है जब डांस करके सुखी नहीं हो सकता कोई। स्वयं में तालमेल है तो डांस करना क्षणिक सुख है। सुखी होके डांस करना आपकी सुख की अभिव्यक्ति है, हो सकता है। यदि हमारी इच्छा भी है डांस करने की, विचार भी प्रकट होते हैं डांस करने का, तो भी डांस करना क्षणिक सुख ही है। आप कितने खुश हो गए हैं, आपको कोई बात समझ में आ गई है, आप कितनी उपयोगिता से, आप इतना सार्थक जी रहे हैं कि आप डांस करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डांस आपकी खुशी का इजहार। इसमें भय ये लग रहा है सर कि सारे सदन को झा साहब जो डांस करा के छोड़ेंगे, क्योंकि फैलाव जब होगा तो सबको नाचना पड़ेगा। हाँ, अपनी खुशी को एक्सप्रेशन हो सकता है। क्यों जाजी? सुख, शांति, संतोष, जब आनंद मिलेगा तब डांस करेगा, इजहार करने के लिए। नहीं, आप देखिए, ये जो इंडिकेटर है सर, ये जो हमारा सुख है वो एक अनुभूति है, उसका इंडिकेटर डांस है, ये हो सकता है। इंडिकेटर डांस भी हो सकता है, डांस ही है ऐसा नहीं, भी हो सकता है। भी। क्या समझ में आया? किसान का इंडिकेटर भ्रम बराबर समस्या बराबर दुख। समाधान बराबर सुख। भ्रम बराबर समस्या बराबर दुख। आनंद, हाँ, वो सब उसमें शामिल है, बराबर आनंद, सब उसमें शामिल है। सुख बराबर आनंद।
बराबर सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद, महानंद, जो भी हो। हम लोगों ने अपना नामकरण कर रखा है सर। ये हमारे 2 दिन का जो आउटकम है, ये उमेशानंद जी है, ये नंद जी है, सब नंद हो गए। नंदो जी आचार्य ब्रेखानंद। हाँ जी, फिर जिसको अभी तक सुख कह रहे थे वो क्या था? और सुख के बारे में हमारी बहुत सारी मान्यताएं हैं। जिसको अभी तक सुख कह रहे थे वो सुख क्या था? क्षणिक सुख ये कह सकते हैं कि सुख की परिभाषा को हमने परिभाषित सही ढंग से नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम एक मिनट सर, मैं इस संबंध में बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ दिया है अभी। सुख जिसको हम समझ रहे थे वो तो हमारा अपना सुख था, और अपना सुख इसलिए क्योंकि हम केवल हम या हमारा परिवार उसमें आनंदित हो रहा था। समुदाय के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। आप ऐसा बोल के फिर आप गोलमोल करते हैं, उसको साफ सुथरा रखिए। नहीं, साफ सुथरा अभी तक आपने जो टॉपिक शुरू किया केवल मानव के संदर्भ में किया है। जी नहीं, देखिए फिर ये भ्रम ना हो जाए कि हमको समाज सेवा करना है, हमको समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए कुछ मत करिए प्लीज, कुछ मत करिए, है ना। क्या स्थिति है कि मेरे परिवार में समृद्धि पूर्वक जीना, अभाव का अभाव, क्या इसको हम सुनिश्चित कर पाए? या तो आपको लगता है कि पड़ोसी से कम है, या आपकी पत्नी को लगता है कि पड़ोसी से कम है, या किसी और से कम है, या इतना तो होना ही चाहिए था। चाहे वो वास्तविक है चाहे वो भ्रम है, लेकिन कमी तो लगती है। ठीक, हम साधन की कमी से मुक्त हो नहीं पाए हैं, और अभी जितना भी कुछ किया है उससे प्रकृति इतना असंतुलित हो चुकी है कि हम कह रहे हैं कि 2035 तक गंगा समाप्त हो जाएगी, और जो वातावरण के डिटेरिएट होने का रेट था, जिन चीजों की हम कल्पना कर रहे थे कि वो 2040 में होगा या 2100 में होगा, वो 2010 में हो रहा है। बढ़िया। तो अभी जिसको हम सुख कह रहे थे वो क्या था? सुविधा से सुखी होना, सुविधा से सुख की निरंतरता को पाने का प्रयास। दूसरा, किसी व्यक्ति से सुख की निरंतरता को पाने का प्रयास। तीसरा, इंद्रियों से सुख की निरंतरता को पाने का प्रयास। इसको कहा लोभ, इसको कहा मोह, इसको कहा काम। भोग वो काम में आ गए ना, तीनों को मिला के भोग। हमारा सारा प्रयास यहां तक सीमित है। करते हैं बात, करते हैं बात करते हैं। ठीक, इन तीनों से कितना मिलने वाला, निरंतर मिलने वाला है? निरंतर सुख की अपेक्षा करना, हर बार क्षणिक मिलना, और कभी कभी तो झंझट मिलना। क्षणिक छुप के चक्कर में कई बार झंझट गले पड़ जाता है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन। बराबर क्रोध। क्रोध क्या है? अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। कैसा लगता है? क्रोध अपनी, कुछ हद तक नहीं, पूरी हद तक। क्रोध अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है कि अपनी ताकत का प्रदर्शन है?
इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तो बताइए, बात करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अक्षमता का मतलब है कि मैं किसी वस्तु से सुखी होना चाहता था, नहीं हो पा रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति से मैंने कोई अपेक्षा की थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने इंद्रियों से सुखी होने की कामना की थी, वो नहीं हो पा रहा है। ये मेरी अक्षमता है। हर बार मैं अधूरा साबित होता हूं। अपने आप को अधूरा स्वीकार करने में दिक्कत है, इसलिए हर बार टोपी दूसरे के सर पे। आप कुछ भी पूछो, मैं तो गुस्सा नहीं होता हूं, कैसे भी पूछो। एक शिविर में, रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का शिविर था। अब लड़कों के पास मैसेज पहुंच गया कॉलेज में कि वहां जाने से बदल जाते हैं। तो कुछ लोग संकल्प लेके आते हैं कि हमको बदलना नहीं है और छोटी को बदल के आना है, ऐसा। और यहाँ के पहले घोषणा करते हैं इंट्रोडक्शन में हम लोग, और अक्सर पूरी हर क्लास में लगभग 10 लोग ऐसे आते हैं जो ग्रुप बना के आते हैं और जो तय करके आते हैं कि छोटी को बदल के आना है। तो ऐसा पहले ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे मैसेज जैसे जैसे गया वैसे उनको अपने बदल जाने से डर है कि मैं बदल तो नहीं जाऊंगा, और एक कौतूहल भी है कैसे बदलते हैं। तो शुरुआती शिविरों में एक बिहारी लड़का था, कॉलेज में थोड़ी दादागिरी भी चलती थी उसकी। तो वो आया और चौथे या 5वें दिन संस्थान के एंट्रेंस पे बैठने की जगह है, गेट पे। मैं लगभग रात को 11:30 बजे आखिरी राउंड लगाता हूँ। सब कोई रूम में चले गए हैं, हालांकि मेरे जाने के बाद वो 2 बजे निकलते ही हैं। उनको जो करना है अपना कर, 2 बजे के पहले सोते नहीं। तो बाहर गेट पे बैठा रो रहा था। मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले सर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। कैसे हो गए? बोले सर मैंने आपको तंग करने की बहुत कोशिश की, मैं सफल नहीं हो सका। मैं तुम पहले बता देते। अपनी अक्षमता का प्रदर्शन रो के कर रहा था। हाँ, तो अपनी अक्षमता कि मैं किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल नहीं बन पा रहा है, ये मेरी अक्षमता है। तो यदि मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाता हूं, बात नहीं, और उसके कन्विंस नहीं होने से मेरे पे फर्क क्या पड़ना चाहिए? यदि मेरे पे फर्क पड़ता है इसका मतलब मेरे विश्वास में कमी है। ठीक, आप कोई चीज को नहीं मानते हो, मैं बोलता हूं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूसी में रख लो, लिख लो, मत मानो, फिर बात करेंगे। यदि कोई चीज 2+2 4 है तो इससे मेरे विश्वास में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यदि कोई सही बात आ जाती है तो उसको स्वीकारने में मेरे को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन इसी का नाम है। तो मेरी जहां जहां भी मैं अधूरा साबित होता हूं, मैं कम साबित होता हूं, उस कम साबित होने का जो रिएक्शन है, क्योंकि उसको मैं स्वीकार नहीं पाता हूं, अस्वीकृति के भाव में जीना दुख है, उसका जो एक्सप्रेशन है गुस्सा है। गुस्सा बाहर भी हो सकता है, अंदर भी रखा जा सकता है। अक्षमता का प्रदर्शन अक्षमता को, और उसको हम अक्षमता के रूप में पहचाने भी नहीं, इसका नाम मद है। मद मीन्स अहंकार। अहंकार, और अहंकार इतना बढ़ जाए कि उसके आड़े जो आता है उसको खत्म कर देने की प्रवृत्ति, दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं मात्सर्य। दूसरे को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति या स्वयं को नष्ट कर लेना। गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा क्या करेंगे? या तो खुद को नष्ट कर लेंगे, दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 आवेश बताए गए हैं। आवेश का मतलब जिसकी निरंतरता नहीं है। हाँ जी सर, ये जो आवेश शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोध को सामान्यतः एक आवेग के रूप में देखा जाता है,
तो इसमें आवेश और आवेग में क्या फर्क है? आवेश सामान्यतः क्रोध का पर्यायवाची हम लेते हैं, क्रोध के परिप्रेक्ष्य में आवेश और क्रोध को। आवेग एक प्रवृत्ति है। ये बढ़िया है। बोलचाल की भाषा में गुस्से के बारे में क्या स्वीकृत है? गुस्सा स्वाभाविक है। क्या मानते हैं हम, क्या बोलते हैं? गुस्सा तो स्वाभाविक है। गुस्सा स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्या होता है? जो स्वीकृत हो वो स्वाभाविक होता है। गुस्सा करने वाले को गुस्सा स्वीकार होता है, जिसपे किया जाता है उसको स्वीकार होता है, करने के बाद दोनों को स्वीकार होता है। तो गुस्सा स्वाभाविक क्रिया है, प्रक्रिया है कि अस्वाभाविक? अस्वाभाविक। गुस्सा प्रवृत्ति है कि दुष्प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति नहीं है। भले दुष्प्रवृत्ति बोलिए पर एक आवेग, आवेश। क्या चीज का आवेश है? लोभ, मोह और काम से सुखी होने में सफलता नहीं मिल रही है, इसका आवेश। अब उसको आप आवेग कह ले, आवेश कह ले, कंटेंट क्लियर हो जाए। शब्द जो रखना रख लीजिए। सामान्यतः आवेश जो है तो कुर्रे जी कह रहे थे कि दुख के बिना सुख का पता नहीं चलता है। और क्या क्या मामला है? और कैसी मान्यता है सुख के बारे? और क्या मान्यता है? सुख दुख साथ साथ है और सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। सुखी हो गए तो बोर हो जाएंगे, सुख में सुखी हो गए तो बोर हो जाएंगे, सुखी सुख हो गया तो बोर हो जाएंगे। ऐसी भी एक मान्यता है। हाँ, दिन है तो रात है, इसलिए सुख दुख साथ साथ हैं। सर सुख में सर मनुष्य जो है चेतना रहित हो जाता है और दुख में वो जागृत अवस्था में रहता है, क्योंकि वो आपको जागृत रखा जाए। हाँ हाँ, दुख से जागृत रहता है। आपको जागृत रखा जाए, सब मिलके इनको जागृत रखो। आती रात को क्या पूछ रहे थे? आती रात को क्या पूछ रहे थे? आते ही कल देख ले रहने के लायक है कि नहीं है। नहीं सर, मैं तो चला गया। हाँ, तो क्या चीज है? हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुख उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, सोने की व्यवस्था ठीक से है कि नहीं है। यदि इतना ही हम जागृत होते हैं, क्यों ना जागृत रह जाए हमेशा। तो क्या है? सुख में सुमरन सब करें, है ना? तो सुमरन का क्या मतलब है? तो स्तुति, प्रार्थना, स्मरण। स्तुति, प्रार्थना, स्मरण से काम चलने वाला नहीं है, है ना? सुमरण नहीं करना होगा, समझना होगा, समझना होगा। समाधान मैं ये याद स्मरण करने से मामला बनने वाला नहीं है, उसको समाधान बराबर सुख। तो बेसिकली दुख के बिना सुख का पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा इसको भर देख लीजिए, बस फिर अभी ऑफ करते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा होगा? टेस्ट, क्योंकि अभी हमारा सारा दुख यहीं तक है। इस सुख के ऊपर ये लागू होता है। बहुत गर्मी लगी, उसके बाद कूलर की हवा, ओहो इतना अच्छा इसलिए लग रहा है कि गर्मी झेल के आया हो। तो जो टेस्ट का बदलना है, उस क्रम में हम जब सुख दुख की बात करते हैं तो ये ठीक है। उस क्रम में जब हम सुख दुख की बात करते हैं तब ये ठीक है। लेकिन अब हम जो अब सुख क्या चीज है? निरंतर। तो आपके साथ के लोग आप पे लगातार विश्वास बनाए रखें कि बीच बीच में धोखा देते रहें, ताकि आपको सुख का पता चलता रहे। तो दुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए दुख आवश्यकता है
या हम स्वतंत्र रूप में सुख को पहचान पाते हैं? एक बच्चा दुख को पहचानता है कि सुख को पहचानता है? उसको तो अभी तक किसी ने धोखा दिया नहीं है। 6 महीने का बच्चा पहचानता है किसकी गोदी में जाना है, किसी गोदी में नहीं जाना है। क्या चीज को पहचानता है? वो अपने सुख को पहचानता है, अपनी अनुकूलता को पहचानता है। तो सुख अपने आप में स्वतंत्र स्थिति है। सुखी होने के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का सुख दुख का भी हमको परिचय है वो शुद्ध रूप से, है ना, क्षणिक सुख वाला दायरा है, जिसमें हम कहते हैं सुखी हो गए तो बोर हो जाएंगे। क्या चीज है ये? एक रास्ता हो जाता है ना। रायपुर के कॉलेज के लड़के, एक लड़का है, वो पुणे एक कॉलेज है, नेवल कॉलेज, वहाँ चला गया। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में खाना बहुत बेकार मिलता है। बहुत लड़के माने उनको किसी घर में खाना मिल जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके उनको एक बड़ा चार्म है कि खाना अच्छा मिलता है। अब वो पुणे जिस कॉलेज में गया, वहाँ 8 लाख का पैकेज 4 साल की एजुकेशन में, तो बढ़िया पनीर और, है ना, 5 स्टार खाना मिलता है। बोले सर वो सिंपल खाने के लिए तरस गए, वो कॉलेज की दाल याद आ रही सर। क्या चीज, पनीर खा खा के बोर हो गए, हम कितना खाओगे? तो ये क्या है, सुख ज्यादा हो गया तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारा सुख दुख, है ना, क्षणिक सुख के दायरे में है, उसमें परिभाषित है। तो सुख हमारा, जिस तरह अभी हम सुख को क्लियरली नहीं पहचानते थे, मोटे रूप में हम सुख को अभी इस दायरे में रखे हुए थे, और सुख इस दायरे में किसी सुख की निरंतरता नहीं है। तो ये सुख है कि सुख के नाम पे कुछ और ही है? है ना, ये सुख नहीं है। इसको दूसरा नाम दे दें, क्योंकि कुछ तो नाम, कुछ तो है। क्या है? सुविधा है। खाने की सुविधा बोलते ही हैं, अभी खाने की सुविधा कैसी है ना, ओढ़ने पहनने की, सोने की सुविधा कैसी है, तो ये सब सुविधा है। तो सुविधा एक सेपरेट चीज है। सुविधा में क्षणिक सुख है। जिसको हम सुख कहते हैं उसमें हमको निरंतरता की तलाश। जहां निरंतरता नहीं है वो सुख नहीं है, वो सुविधा है, एक अनुकूलता है। शरीर के लिए एक अनुकूलता है। तो शरीर के लिए अनुकूलताएं भी हमको चाहिए, सुविधा भी हमको चाहिए, पर सुविधा में सुख नहीं है, ये बात हमको क्लियरली समझ में आती है। बढ़िया। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज दिन भर में जितनी बातें हुई हैं वो एक हमने बेस बनाया है आगे चलने के लिए, और आगे मुख्य रूप से क्यों जीना है, कैसे जीना है और कैसे जीना है का सारा आधार इस रूप में स्पष्ट होता है कि सुख की निरंतरता की कोई स्थिति को हम पाना चाहते हैं। उस अर्थ में सुख बराबर हमने समझा समाधान या व्यवस्था को समझना और जीना, और उस सेंस में फिर आगे हम पूरा आगे बढ़ेंगे। मानव में व्यवस्था को समझना, कल से हम एक एक करके चैप्टर पे बात करेंगे। तो 2 बातें हैं। एक तो 7 से 8 में हम लोग छोटे ग्रुप्स में बैठेंगे, जिसमें कि दिन भर जितनी चर्चा हुई है उसको छोटे ग्रुप्स में बैठ के बात करेंगे, और कल सुबह उसको शेयर भी करेंगे। ग्रुप प्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक तो काम हमको करना है कि ग्रुप्स बनाने। दूसरा, जितनी बात अभी हुई है उसमें बहुत ये एक शिफ्ट है। सुख को लेके जिस तरह की बात अभी तक हम सोचते थे, करते थे, हमारी जो मान्यताएं सुख के बारे हैं, और वो जिस धरातल पे था, हमने बिल्कुल धरातल शिफ्ट किया है। यहाँ पे बिल्कुल धरातल चेंज हुआ है कि जिस तरह से अभी तक हम सुख को देख रहे थे, वो बिल्कुल एक दूसरे धरातल पे हम बात कर रहे थे, जहाँ पे वो सुख है ही नहीं, वो सुख की निरंतरता जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ से हम सुख को पाने का प्रयास कर रहे थे। और जैसे जैसे हमने सुख को एक्सप्लोर किया, हमने पाया कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है। अब उसमें हमने पाया कि मानव में व्यवस्था को समझना, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझना और जीना, अगले 4 दिन में हमारे पास इतना ही काम है कि इन 4 चैप्टर्स पे बात करना और उस जगह में पहुंच पाना कि हाँ, शिक्षा का सही अर्थों में प्रयोजन क्या है और शिक्षा को कैसे डिलीवर किया जाए। फिर बहुत सारी बातें इस संदर्भ में हम लोग आगे करेंगे। एक तो मैं आपसे इस छोटे से समय में
सुख जो है व्यवस्था को समझना है और जीना है, ये आप तक कितना कम्युनिकेट हुआ है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये केवल शब्द हैं या आप इसको फील कर पा रहे हैं, आप इसको महसूस कर पा रहे हैं, ये आप तक कितना कम्युनिकेट हुआ है। व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही सुख है, ही लगा हुआ है, ये आप तक कितना कम्युनिकेट हो पा रहा है। या दूसरी भाषा में कहें, स्वयं में तालमेल पूर्वक जीना, परिवार में तालमेल पूर्वक जीना, समाज में तालमेल पूर्वक जीना और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीना। थोड़ी और सटीक भाषा में कहें, स्वयं में समाधान पूर्वक जीना, परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, समाज में अभय पूर्वक जीना और प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व को, संपूर्ण के साथ में सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, ये सुख है। इस रूप में हमको बात समझ में आती है। तो जो अचीव करना है वो क्या है, जो हमको पाना है वो क्या है, सुख। पाने से सुख नहीं मिलने वाला है। अब शिफ्ट हो गया मामला। सुख बोलने से, निरंतर सुख बोलने से सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो फ्रूट है, समाधान चाहिए। तो मूल में मानव लक्ष्य क्या हुआ, समाधान समृद्धि अभय अस्तित्व को प्रमाणित करना मानव लक्ष्य है। मानव लक्ष्य अचीव होता है तो समाधान ही सुख है, समृद्धि ही शांति है और समाज में अभय है। यही हमको समझ में आता है कि हमारी सारी जो हम बार बात कर रहे थे कि यदि समाज में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो एक परिवार का सुखपूर्वक जी पाना संभव नहीं है। यदि समाज में व्यवस्था है, अभय है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, परिवार की सारी आवश्यकताओं के पूरा होने की व्यवस्था है। और इस तरह से प्रकृति के साथ में सहअस्तित्व का प्रमाणित होना। तो मानव लक्ष्य जो मानव को अचीव करना है, जिसके लिए मानव का सारा पुरुषार्थ है, जिसके लिए मैथमेटिकली क्या समझ में आया, क्या चाहिए, सुख कितना चाहिए, इसलिए स्वीकृति कितनी हो, स्वीकृति टूटी और दुख शुरू हुआ। क्या करें, व्यवस्था को ऐसा बनाएं कि वो निरंतर। कौन बनाएगा, जो स्वयं में व्यवस्थित होगा। आपके चाहने से व्यवस्था बनने वाली नहीं है ना, मुझसे ही शुरू होगा। यदि मैं स्वयं में व्यवस्थित होता हूं तो मेरे व्यवस्थित होने का प्रमाण परिवार और समाज और व्यवस्था और शिक्षा के ऊपर जाता है। तो ये समझ में आता है कि यदि स्वीकृति बराबर सुख है तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए तो सुख की निरंतरता हो जाए। तो सबसे पहले मेरी स्वयं के प्रति स्वीकृति, मेरी खुद के प्रति स्वीकृति। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि स्वयं के बारे में एक काम किया जाए कि अपने कितने आयामों के प्रति हमारी स्वीकृति है और अपने ही कितने आयामों के प्रति हमारी अस्वीकृति है। और उसी तरह से परिवार और समाज में स्वीकृति। यहां पे एक छोटी सी बात और हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि घटनाएं हमारे हाथ में है क्या, घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है। तो किसी घटना कभी घटना अनुकूल भी होती है, कभी अनुकूल घटना घटती है, यही स्वीकृति है। प्रतिकूल घटती है तो अस्वीकृति है। स्वीकृति है तो सुख है, अस्वीकृति है तो दुख है। इसलिए सुख दुख साथ साथ है।
अब क्या करें? अब क्या करें? इसका सॉल्यूशन पहले मिल चुका है मेरे ख्याल से। हाँ, वो मैं इसलिए प्रतिकूल घटना को अवसर के रूप में लें, हाँ, अपॉर्चुनिटी के रूप में लें, और स्वीकृति का भाव आएगा तो वो घटना हमको उतना विचलित नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी। जिसे विभिन्न उदाहरण देखे थे, शायद ये उससे रिलेटेड चीजें। बहुत बढ़िया। घटना का अनुभव कार्य करें। तो एक तो ये समझ में आता है कि यहाँ कंप्रोमाइज करने की बात नहीं हो रही है, अव्यवस्था है और उसको स्वीकार लिया जाए ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अव्यवस्था है तो उसको मैं अव्यवस्था के रूप में पहचानता हूं। कैसे? अभी व्यक्ति अपने आप में व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? यदि व्यक्ति अव्यवस्था है तो परिवार, समाज और हमारी व्यवस्थाएं सब अव्यवस्था हो गए। तो पहले तो इसको पहचाना जाए कि अव्यवस्था है, क्योंकि जब मैं अव्यवस्था के रूप में पहचानता हूं तो मैं उसके अनुसार ही अपेक्षा करता हूं। मेरे दुख का कारण क्या है? मेरी अपेक्षाओं को पूरा ना होना। तो मैं जब किसी चीज को व्यवस्था मानता हूं तो उससे व्यवस्था की अपेक्षा करता हूं। ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए था। जब वो अव्यवस्था है तो वहां वैसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अव्यवस्था है। तो अव्यवस्था से कोई व्यवस्था की अपेक्षा हम ना करें, तो तय कर लें एक तरीका, उसमें शामिल हो जाएं। दूसरा तरीका, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का योग्यता हमारे पास है और उसको हम कर सकते हैं। तीसरा, क्या करेंगे? छोड़ दें, अव्यवस्था से अलग हो जाए। तीन ही तरीके हो सकते हैं। छोड़ दें, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का समझ और रास्ता मौजूद है। अव्यवस्था में शामिल होने से वो स्वीकृति व्यवस्था के लिए ही बनती है, ये अपने को समझ में आता है। स्वीकृति व्यवस्था के लिए ही बनती है, दबाव व स्वीकृतियां नहीं होती, वो बाध्यता है। कोई आदेश आया, आपने स्वीकार लिया, ये स्वीकृति है कि बाध्यता है? बाध्यता है। तो बाध्यता को स्वीकृति मत कहिए। तो स्वीकृतियां हैं, तो स्वीकृतियों के साथ हम जी सकते हैं। यदि हम सब यदि अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की जगह में आते हैं, हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो फिर उस तरह से हम बहुत सारी चीजों के साथ मिलके आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। कोई एक आदमी रास्ता निकालने की सोचे, मुश्किल पड़ता है, लेकिन जब हम समूह में तैयार होते हैं तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि जिन चीजों से हम जूझने की कोशिश कर रहे हैं वो सामाजिक स्तर की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत स्तर पे उनसे डील करते हैं, वो बनता नहीं। तो ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि अब क्या है, हमको ये समझ में आता है हर घटना किसी नियम से घटती है। हर घटना किसी नियम से घटती है, और नियम का मतलब है कि वो समझ में आता है। समझ में आता है तो स्वीकृति है, स्वीकृति है तो सुख। एक नया राजमार्ग खुल गया। अनुकूलता प्रतिकूलता क्या थी? धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, शरीर स्वस्थ रहे, यह अनुकूलता है। प्रतिकूलता क्या है? ये ना मिले,
समझ क्या है? आपकी उपलब्धि आपने क्या पाया वो है, या आप क्या डिलीवर कर सके वो है? आपका पद आपकी उपलब्धि है, या आप क्या डिलीवर कर पा रहे हैं ये आपकी उपलब्धि है? हजारों डीओ हैं, चले गए, क्या फर्क पड़ता है? हजारों कलेक्टर आए, चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी कुछ देर की खुशफहमी हो सकती है। आप क्या डिलीवर कर सके ये आपके साथ हमेशा रहेगा, ये स्टेट में हमेशा रहेगा, इस दुनिया में हमेशा रहेगा। तो आपकी उपलब्धि ये नहीं है कि आपने क्या पाया है, क्या पद पाया, क्या धन पाया। हमारी उपलब्धि ये है कि हम क्या डिलीवर कर सके। जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही। हम क्या बांट सके वो हमारे होने का प्रमाण है। हम क्या बांट सके वो हमारे होने का प्रमाण है। जब ये बात आती है तो सामान्यतः कॉलेज के शिविरों में, सर लोगों के पास बहुत पैसा है, कहाँ बांटते हैं? पैसा है, नहीं बांटते हैं। होता तो बांट देते, होता तो बांट देते। बांट देते का मतलब सदुपयोग कर पाते, उसका सदुपयोग को सुनिश्चित कर पाते। तो बहुत लोग अपने धन के केवल चौकीदार हैं, मालिक नहीं है। दूसरों को देखते हैं तो उनके पास पैसा दिखाई देता है, वो खुद उसके मालिक नहीं है, केवल चौकीदार हैं। इसलिए उस पर निगरानी बनाए रखते हैं और किस दिन चल देते हैं। उनका है अधिकांश स्थिति में ऐसे होता है। स्विस बैंक में जिनका पैसा जमा है वो उनको कभी नहीं मिलता है, और उनके मरने के बाद दूसरा उसको कोई ले नहीं सकता है। इसलिए स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चलती है, क्योंकि जिसके पास इतना फालतू था वही तो जमा करेगा। उसके पास तो यहां इतना है, उसको जरूरत नहीं है, और एक दिन चल देता है, दूसरे को वो देते नहीं है। आप सुनील जी अपने लिए संभावनाएं देख रहे। होता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। ये सर बीच वाला जो ट्रैक है वो परेशान कर रहा है। हाँ। कोई भी घटना किसी नियम से घट, कोई मर गया, बीमारी से मरा, एक्सीडेंट से मरा, कैसे भी मरा। हम किसी के मरने से दुखी होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते। देखिए, मोहवश हो या किसी वश पर होते थे। मैं 9th क्लास में था, मेरे माँ बाप गुजर जाते और आज की डेट में गुजर जाएं, दोनों में क्या फर्क है? तब मैं बहुत दुखी होता, आज मैं उतना दुखी नहीं होऊंगा। कारण नहीं भरता। तो मेरा दुख केवल मेरी निर्भरता है। यदि मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी तरह से आत्मनिर्भर होता हूं तो मैं घटना को घटना की तरह से देख पाता हूं। नहीं तो मेरा रोना किस बात का है? मेरे सुख का क्या होगा? तुम तो चले गए, मेरा सुख जो तुमसे मिल रहा था उसका क्या होगा? तो मैं किसी के जाने पे रो रहा हूं कि अपने सुख के लिए रो रहा हूं? सुख की निर्भरता नहीं है। और फिर देखिए, फिर हम उस घटना को घटना के ढंग से देख पाएंगे तो उसमें फिर दुखी होने की बात नहीं है, घटना की स्वीकृति बनती है। आप कह रहे थे कोई मर जाता है और हम घटना को तो स्वीकारते ही हैं, स्वीकार नहीं पा रहे हैं, यही दुख है। स्वीकार पाते तो दुखी होने की बात नहीं। तो घटनाएं घटनाएं हैं, सारी घटनाएं किसी नियम से घटती है। यदि वो नियम समझ में आता है तो घटना स्वीकार होती है। घटना स्वीकार होती है तो हम सामान्य बने रहते हैं, हमारा संतुलन बना रहता है। मानवीय संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं है क्या? मानवीय संवेदनाएं, अभी तो हमने दूसरे पे निर्भरताओं को संवेदनाएं कहा है। नहीं, जैसे कोई अपना अजीज है वो... अजीज का क्या मतलब? रोने का नाम अजीज थोड़ी है। वो चला गया, उसके परिवार के प्रति हम क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। रोने गाने से क्या होगा? हम कितना जिम्मेदार हैं उसके लिए। ये बुद्ध वाली स्थिति है सर। सामान्य आदमी के लिए बड़ी कठिन चीज है। सामान्य और असामान्य का सवाल नहीं है। सामान्य और असामान्य का सवाल नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना? तो एक बात मैं ये नहीं कह रहा
अभी हम जिस धरातल पे खड़े हैं, हो सकता है ये धरातल पे हमको, पर मैं कह रहा हूं कि ये तो हमको समझ में आता है कि नहीं, निरंतरता चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे हम छूट नहीं सकते हैं। निरंतरता चाहिए तो सारी घटनाएं हमारी जिंदगी में घटने वाली हैं, हर घटना को हम, और हर घटना हमारे लिए ऐसी टेस्ट है कि मैं कहां खड़ा हूं। भाषा के रूप में हम कुछ भी बोलें, लेकिन जब घटना घटेगी तब पता चलेगा कि हमारी स्थिति कैसी है। तो वो हमको सूचना देती है अपने बारे कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरी जागृति के लिए या मेरी समझ के धरातल पे मैं कहां खड़ा हूं। वो सूचना का मैं सदुपयोग करता हूं, अपने ऊपर काम करता हूं, और एक दिन मैं भी, शरीर तो शांत सबका होना ही है। तो जब तक ये शरीर है तब तक इसका कोई पर्पस है। वो पर्पस हमको समझ में आएगा जब हम मानव में व्यवस्था की बात करेंगे, तो ये हमको समझ में आएगा। अभी के लिए सूचना कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का मैं गुलाम नहीं हूं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो मेरी अपनी कंडीशनिंग है। जैसे मैं यदि अपने साथ, आप भी बहुत सारी घटनाओं को अपने साथ में देख सकते हैं। एक समय था जब हम इंजीनियरिंग करके निकले, हमको जॉब की तलाश थी। जॉब मिल जाए तो लगता था जिंदगी बन जाएगी। 3 साल जॉब करके देखा जिंदगी नहीं बनी, तो लगा अब जॉब कैसे छोड़ा जाए। तो जॉब छोड़ने की चिंता में मेरा 3 महीने में 3 kg वेट लूज हुआ। जॉब कैसे छूटे। हमारे साथ का एक फ्रेंड था हमारा, एयरफोर्स में चला गया। वो, उसका एयरफोर्स में मन नहीं लगता था और वो परमानेंट कमीशन में था 20 ईयर्स, और हाथ पे उस समय 5 लाख रुपए लिए घूमता था, कोई मेरी नौकरी छुड़वा दो। मैं उसको लेके एक मंत्री के पास दिल्ली में गया था, किसकी नौकरी छुड़वा सकते हो क्या। वो तो नहीं छुड़वा सका, लेकिन बाद में उसने जो भी कुछ फिजिकल और बहुत सारे कारण रखे, अंततः वो नौकरी छोड़ के अमेरिका चला गया। तो क्या चीज है, नौकरी मिलना खुशी है क्या, नौकरी छूटना खुशी है क्या। क्योंकि ये मात्र घटनाएं हैं। तो किसी मैं घटना से सुखी दुखी होता हूं क्या, मैं घटनाओं से सुखी दुखी होता हूं, या घटना और मेरे बीच में कुछ और है, स्वीकृति अस्वीकृति से। मैं घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होता हूं। हम घटनाओं से सुखी दुखी नहीं होते हैं। उस घटना के प्रति मेरी स्वीकृति अस्वीकृति, और वो स्वीकृति अस्वीकृति कहां से आती है, समझ। तो उस घटना के प्रति मेरी समझ से मैं सुखी होता हूं, उस घटना के प्रति समझ ना होने से, अधिमूल्यन अवमूल्यन होने से मैं दुखी होता हूं। तो घटनाएं मुझको सुखी दुखी नहीं करती। इसमें नियम कहां से आता है सर? नियम का मतलब है कि कोई भी घटना, नियम क्या स्वीकृति है हमारी, कोई भी घटना नियम से घटती है कि बिना नियम के घट जाती है। जैसे एयरफोर्स की नौकरी को छोड़ना, हाँ, कारण नियम कहां से? नियम बहुत इजी है। सारा एयरफोर्स की नौकरी का क्या मतलब है, आपकी क्रिएटिविटी का। आपने वहां जाके जॉब करके पाया कि मेरी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, निरंतर सुख की कोई संभावना नहीं दिख रही है, मेरे को लगता है कि मेरी सुखी होने की संभावना नहीं है, तो मैं रास्ता खोजूंगा। ये नियम काम करता है। हर आदमी का अपनी जॉब में असंतुष्ट होना निश्चित है, आप बच नहीं सकते। नियम की जगह कोई और शब्द नहीं, कारण। हाँ, कारण माने कोई नियम है, कारण माने कोई नियम है ना। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम बिना समझे जॉब कर रहे हैं, आप कितने प्रतिशत लोग होंगे जो अपनी जॉब से असंतुष्ट होंगे? मैक्सिमम। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन आपको हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसकी कल हम और जब बात करेंगे तो बात करेंगे। तो अभी हमारा सुख का सारा धरातल यहां पे है। जितनी हमारी उपलब्धियां हैं वो सापेक्ष विश्वास के आसपास घूमती हैं कि निरपेक्ष विश्वास के आसपास? सापेक्ष में निरंतरता नहीं है, स्थायित्व नहीं है, और मुझको स्थायित्व चाहिए। इसलिए आप 6 से 12 कुछ भी कर लीजिए, 1-2 साल का मजा आना अलग। जब हम कोई चीज चेंज करते हैं, और जो पहले जो परेशान हो रहे थे, दुख पा रहे थे, उससे कुछ चेंज करते हैं तो लगता है कि कुछ ठीक हो गया। जब 10 साल इसी को कर लेंगे तो पता चलेगा इसमें भी कुछ नहीं है। एक नएपन का सुख होता है, चेंज का सुख होता है। यदि जमीन पे रिजल्ट डिलीवर नहीं होता है तो हमको कहीं हम सोचने के लिए मजबूर होते हैं। अंततः हमको जमीन पे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट का मतलब मानव का मल्टीप्लाई होना ही है। इससे कम में कोई रिजल्ट है नहीं।
कहाँ पहुंचे? मानव का मल्टीप्लाई, संसाधन उसमें निहित है। स्किल्स आदमी के, आज जब हम मानव संसाधन की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्किल्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और हम आदमी को ये मानते हैं कि वो स्किल है, मन एक मशीन है। मानव मशीन नहीं है, स्किल मानव का एक एक्सप्रेशन है। स्किल सारी क्यों है ना, उसकी चर्चा मानव की बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, लंच के बाद की सारी चर्चा, क्योंकि लंच के पहले की चर्चा तो कल का कुछ रिपीटिशन भी था, लंच के बाद की सारी चर्चा एक बार अपने भीतर शांत होके अपनी कॉपी में समराइज करें। कहाँ पहुंचे हम, कहाँ से शुरू किए थे, क्या निष्कर्ष आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या शंकाएं उभर रही हैं, क्या प्रश्न उभर रहे हैं। अभ्युदय संस्थान की पूरी ताकत छत्तीसगढ़ शिक्षा के लिए समर्पित है। अब आप क्या सदुपयोग कर सकते हैं और मिलके हम क्या एक सही घटना की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, ये हमको मिलके सोचना है। तो इसमें आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप 24 घंटे यहाँ उपलब्ध हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को लगता है कि उसकी कोई मजबूरी है, शिविर आगे होते रहेंगे, जब आप सुनिश्चित कर सकें तब आ जाए। कैसा, उचित है? ऐसा कहना उचित है मेरा, है ना? क्योंकि इसकी मर्यादा को अपन बनाए रखें, लूज नहीं करें बहुत ज्यादा, तो इसको आप सुनिश्चित करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। है स्वीकृति बनाने का टूल आपके उपलब्ध हो गया है, मैं आशा करता हूं कि आप बना लेंगे, है ना? चलिए, लगभग 40 लोग हैं हम लोग 5 समूह बनाते हैं। एक समूह में 8 लोग रहेंगे। ऐसा स्वीकार है कि कुछ चेंज करें? ठीक है, बढ़िया। पिछले 2 दिन में जितनी चर्चा हुई है उसमें क्या उपलब्धि हमको पर्सनली हुई है, क्या उपलब्धि परिवार के ढंग से हुई है, क्या उपलब्धि समाज के ढंग से हुई है, ओवरऑल क्या उपलब्धि हुई है। उपलब्धि नंबर 1, जितनी चर्चा हुई है उसमें से हमारी कुछ शंकाएं हो सकती हैं जो हमको स्वीकार नहीं हो पा रहा है, हमको शंका लग रही है। नंबर 3, कुछ नए प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। तो उपलब्धि, शंका और प्रश्न, इस ढंग से हम अपने आप को समराइज करेंगे। और सुबह ठीक 9 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे और 9 बजे से वो प्रेजेंटेशन, ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले आएगा, 1 2 3 4, पूरा ग्रुप सामने होगा, उसमें से हम अपनी बात कहेंगे, बाकी लोग जो कुछ उसमें सपोर्ट करना चाहेंगे कर देंगे, हम सभी अपनी अपनी बात शेयर करेंगे।